ओके, सो अभी हमने क्लासिकल अप्रोच कंप्लीट किया। इसके बाद जो नेक्स्ट पूरा एक अप्रोच है हमारे पास, दैट इज़ न्यू क्लासिकल अप्रोच। न्यू क्लासिकल अप्रोच में आपके पास अगेन तीन चीज़ें आती हैं, जैसे उसमें तीन थी ना, ब्यूरोक्रेसी, साइंटिफिक और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। इसमें भी तीन है। एक है हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स, एक है ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट और एक है बिहेवियरल साइंसेस थिंकिंग। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा जब आप इसको समझोगे, बट अगेन एक बार समझ लो उसके बाद बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल लगेगी चीज़ें। शुरू करते हैं। देखो, पहली चीज़, नियो क्लासिकल अप्रोच आई क्यों थी? देखो, क्योंकि क्लासिकल अप्रोच जो बहुत पहले एक डेवलप हुई, उसमें अगेन मैंने लिमिटेशंस बताए थे। उसने एक एक जो उसमें लिमिटेशन था वो ये था, रोल ऑफ पीपल को रिकग्नाइज नहीं किया। क्योंकि लोगों को सिर्फ क्या मान लेते थे उसमें, एक तरह से काम करने का जरिया मान के चलते थे, सिर्फ कि लोग सिर्फ काम हमारे निकलवाने के लिए है। उनका एक्चुअल रोल को रिकग्नाइज नहीं किया था क्लासिकल अप्रोच ने, तो इस वजह से वर्कर्स ने रेजिस्टेंस किया उस अप्रोच की तरफ, क्योंकि सिर्फ मैनेजर्स जो थे अपने प्रिंसिपल्स चलाते थे वर्कर्स के ऊपर, जो कि एक तरह से वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन था। इसलिए उनका जो साइकोलॉजिकल, जैसे मैंने बताया था, ह्यूमन इमोशंस को जो वो इग्नोर कर रहे थे, तो वो उनकी सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स के अगेंस्ट था। इसलिए इसका डेवलपमेंट हुआ किसका, नियो क्लासिकल या बिहेवियरल अप्रोच। इसमें देखो तीन चीज़ें आती हैं, हम तीनों एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स। ये किया था जॉर्ज एल्टन मायो। इनको बोलते हैं फादर ऑफ नियो क्लासिकल अप्रोच। इन्होंने हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ये क्या एक्सपेरिमेंट्स थे? देखो, इस एक्सपेरिमेंट्स में चार उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन का जो वो था वो किया है। देन हम उसका कंक्लूजन पढ़ेंगे, देन उसका थोड़ा क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं है हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स में, ठीक है। तो देखो, पहले एक्सपेरिमेंट्स थे क्या। पहला जो उसने किया वो था इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। इल्यूमिनेशन समझते हो? लाइटिंग। कि हम एक कई बार होता है कि बोलते हैं ना कि अगर आप अच्छी रोशनी में काम कर रहे हो तो ज़्यादा अच्छे से काम होगा, आप ज़्यादा एक्टिव रहते हो। तो वहाँ पे एक बस एक एक्सपेरिमेंट किया था उसने कि क्या लाइटिंग का कोई एम्प्लॉय के जो आउटपुट है उस पर कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है। कंक्लूजन ये निकला था कि नहीं पड़ता है, बहुत ही माइनर फैक्टर है लाइटिंग, एंड उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि आउटपुट को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। फिर है रिले असेंबली टेस्ट रूम स्टडीज़। इसमें क्या हुआ था? देखो, ये जो टेस्ट रूम, समझ रहे हो कि जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उन उसकी एक तरह से वर्किंग कंडीशंस इम्प्रूव की उन्होंने। वर्किंग कंडीशंस में क्या क्या आता है कि जैसे देखो, शॉर्ट वर्किंग आवर्स, रेस्ट पीरियड्स, हॉट लंच, फ्रेंडली एंड इनफॉर्मल सुपरवाइजर्स, फ्री इंटरेक्शन, मतलब ये सब जो है वर्किंग कंडीशंस में आते हैं। कोई भी एम्प्लॉय की वर्किंग कंडीशंस हैं ये सब। तो अगर ये सब चीज़ें अच्छी ना की जाए, मतलब इनको विड्रॉ कर दिया जाए, यानी अगर वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं होंगी, तो एम्प्लॉय के आउटपुट पे क्या असर पड़ेगा? देखो, ऑब्वियसली नेगेटिव असर पड़ेगा, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव हुआ कि जब ये विड्रॉ करी वर्किंग कंडीशंस, तब भी कुछ खास कम नहीं हुआ। प्रोडक्टिविटी फिर भी उतनी ही रही। एक तरह से यहाँ पे ये प्रूव हुआ था कि जैसे मैंने बोला कि ह्यूमन साइकोलॉजिकल नीड्स, सोशल नीड्स, उनका ह्यूमन इमोशंस वगैरह, उन पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसी वजह से था, क्योंकि वर्किंग कंडीशंस से ज़्यादा ज़रूरी सोशो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि स्पेशल अटेंशन, रिकग्निशन, सेंस ऑफ बिलोंगिंग। समझ रहे हो? सोशल नीड्स को फुलफिल करने, दे हैव ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन प्रोडक्टिविटी दैन वर्किंग कंडीशंस, ठीक है। ये लाइन, लास्ट लाइन ने पूरा बता ही दिया कि वर्किंग कंडीशंस से ज़्यादा सोशो साइकोलॉजिकल नीड्स मैटर करती हैं। तो सेकंड ये था आपका रिले असेंबली टेस्ट रूम स्टडीज़। इसके बाद है मास इंटरव्यू प्रोग्राम। ये क्या था? देखो, वर्कर्स का ना एक इंटरव्यू लिया उन्होंने, सब वर्कर्स का, एंड उनका इस चीज़ पे ओपिनियन मांगा था कि आपको क्या लगता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी किस चीज़ से बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और वो आराम से बातचीत कर रहे थे, फ्री होके बातचीत कर रहे थे, तो इस चीज़ का बहुत पॉजिटिव असर पड़ा उस पर। क्योंकि जैसे ही वर्कर्स का इंटरव्यू किया, उनका एक एटीट्यूड और ओपिनियन समझा, वो एक अलग चीज़, प्लस वो अच्छे से बात कर पाए फ्रीली, वो अलग चीज़। तो वो जो बात कर पाए अच्छे से, फ्रीली दे कुड टॉक, दे कुड कम्युनिकेट, उसका इम्पॉर्टेंट एक पॉजिटिव एस्पेक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा था ऑन दी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। उनका ऑब्वियसली जैसे यहाँ लिखा है, workers interviewed to know the opinions on factors influencing productivity found that opportunity to talk freely had positive impact on morale and productivity, ठीक है। देन बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम स्टडी। ये थोड़ा नाम अजीब सा लगेगा, बट देखो क्या है, बैंक वायरिंग
ऑब्जर्वेशन रूम स्टडी। यहाँ पे अगेन एक रूम में ये स्टडी हुआ, क्या ग्रुप ऑफ वर्कर्स को इकट्ठा किया और उनको ऑब्जर्वेशन में डाला। और अगेन जैसे एक उसमें था ना डिफरेंशियल पीस वेज में, कि वर्कर्स की पेमेंट आप उस हिसाब से देते हो कि वो कितना काम करता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग किया गया। यहाँ पे वर्कर्स की पेमेंट उनको एज अ ग्रुप वो कैसे परफॉर्म करे उसके बेसिस पे मिलनी है। मतलब अगर एक ने भी काम खराब किया, पूरा ग्रुप का प्रोडक्टिविटी कम हुआ, तो सबका पेमेंट कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो उनका पेमेंट था, इट वॉज मेड डिपेंडेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ ग्रुप एज अ होल। तो क्या फाइंड हुआ यहाँ पे कि जो इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं, जैसे जो ग्रुप बनाया वो एक एक हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल ग्रुप बन जाता है लोगों का, जिनकी सोच मिलती है या बैठते हैं हंसी खेल मजाक करते हैं, तो एक इनफॉर्मल ग्रुप बन जाता है। तो उन इनफॉर्मल ग्रुप्स का एक अपना तरीका होता है सब चीज़ करने का। वो उनमें एक वो रहता है कि वो सब एक जैसी रिएक्ट करते हैं चीज़ों पे। तो उनका अपना एक नॉर्म्स है उनका। अगेन इनफॉर्मल ग्रुप्स में सोशल प्रेशर वाली बात भी आ जाती है कि हर ऑब्वियसली हर ग्रुप में ऐसा होता है कि ग्रुप बोल रहा है तो करना ही पड़ेगा। जैसे ग्रुप का मान लो जो भी एक इनफॉर्मल लीडर है वो बोल रहा है नहीं, ये हमसे ऐसे काम करवा रहे हैं, हम कल से काम नहीं करेंगे, तो सब सोशल प्रेशर में आके काम नहीं करते। तो इस तरीके से जो इनफॉर्मल ग्रुप है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसको समझना, क्योंकि वो बहुत इम्पैक्टफुल होता है। तो यहाँ पे ये जो ग्रुप इंसेंटिव स्कीम एक लगाई, तो ये था कि वो ग्रुप अपने हिसाब से चलता है, उनका सब तरीका अपना ही तरीका है। और यहाँ पे रिजल्ट ये निकला कि आउटपुट डिड नॉट इंक्रीज डिस्पाइट अ ग्रुप इंसेंटिव स्कीम। ये जो ग्रुप इंसेंटिव स्कीम रखी गई उसके बावजूद आउटपुट नहीं बढ़ा। ठीक है, यहाँ पे कंक्लूजन्स क्या आते हैं, बहुत ध्यान से समझना। ये जो एक्सपेरिमेंट्स करे इससे क्या पता चला, एक्सपेरिमेंट्स एक बार देख लो क्या क्या थे। एक तो लाइटिंग वाला, ठीक है, मेन क्या था कि आपने सोशल एस्पेक्ट्स पर ध्यान देना है, दे हैव अपॉर्चुनिटी टू टॉक फ्रीली पे ध्यान देना है, और इनफॉर्मल ग्रुप्स का क्या इम्पैक्ट होता है उस पर ध्यान देना है। तो अगेन कंक्लूजन में देखो, पहला, वर्क ग्रुप इज़ नॉट जस्ट अ टेक्नो इकोनॉमिक यूनिट बट ऑल्सो अ सोशल सिस्टम। ये वही है कि सोशो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बहुत मैटर करते हैं ना वर्क ग्रुप और इनफॉर्मल ग्रुप्स का। वैसे ही मैंने बताया, वर्कर्स आर नॉट जस्ट इकोनॉमिक बींग्स मोटिवेटेड बाय मनी बट ऑल्सो द सोशो साइकोलॉजिकल बींग्स। देन मोर देन वर्किंग कंडीशन, सोशो साइकोलॉजिकल फैक्टर इम्पैक्ट थी, ये भी वही चीज़। इनफॉर्मल ग्रुप्स हैव देयर ओन नॉर्म्स, लास्ट वाला पॉइंट जो मैंने पढ़ा। वर्कर्स एक्ट नॉट जस्ट एज इंडिविजुअल्स बट एज मेंबर ऑफ द ग्रुप। कोई भी वर्कर है वो अपना इंडिविजुअल एक्ट नहीं करता, वो एज अ मेंबर ऑफ ग्रुप एक्ट करते हैं कि हमारे ग्रुप ने ये डिसाइड करा तो मैं वो करूँगा। वर्कर्स रिस्पॉन्ड टू टोटल वर्किंग सिचुएशन इफेक्टेड बाय फैक्टर्स बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड द वर्क प्लेस। अगेन जो वर्क प्लेस है उसका इनसाइड और आउटसाइड दोनों फैक्टर्स जो हैं इफेक्ट करते हैं उस चीज़ को। तो अगेन मेन वही चीज़ें, सोशो साइकोलॉजिकल, इनफॉर्मल ग्रुप, ये सब। ठीक है, मेन चीज़ पे आओ, क्रिटिसिज्म। ये हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स का क्रिटिसिज्म किस किस लाइन पे हुआ था। पहला, प्रो मैनेजमेंट बायस। ये मैंने पिछली बार में बताया था। प्रो मैनेजमेंट बायस का ये मतलब है कि बिल्कुल मैनेजमेंट के फेवर का एक एक्सपेरिमेंट था, कि वर्कर्स पे बस एक्सपेरिमेंट कर दिया, मैनेजमेंट का तो कुछ देखा ही नहीं आपने। तो यहाँ पे ये था कि वर्कर्स पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मैनेजर जो है उसका रिजल्ट निकाल रहा है, कंक्लूजन। तो यहाँ पे ये बात आई कि जो मैनेजमेंट होती है ज़रूरी नहीं है वो हर बार लॉजिकल हो, है ना। और ज़रूरी ये भी नहीं है कि जैसे हमने बोला कि वर्कर्स जो है वो सोशो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे बहुत डिपेंडेंट रहते हैं। सोशो साइकोलॉजिकल फैक्टर ये कि है ना ह्यूमन इमोशंस और ह्यूमन नीड्स। ऐसा भी नहीं है कि वर्कर्स जो है वो हमेशा ही इमोशन ड्रिवन होते हैं। इमोशंस से ही कई बार वो भी लॉजिकल काम कर सकते हैं, कि ज़रूरी नहीं है कि वो इमोशंस ड्रिवन ही काम करते हैं। तो प्रो मैनेजमेंट बायस देखो क्या है, मैनेजमेंट इज़ नॉट ऑलवेज लॉजिकल एंड वर्कर्स इमोशनल ड्रिवन। ऐसा हमेशा होना ज़रूरी नहीं है। देन क्लिनिकल बायस। क्लिनिकल बायस समझते हो? एक टर्म आता है एम्पायरिकल ऑब्जर्वेशंस। हमने जो यहाँ हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स में किया है, जो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स थे, ये एक तरह से एम्पायरिकल ऑब्जर्वेशंस हैं। एम्पायरिकल ऑब्जर्वेशंस, एम्पायरिकल ऑब्जर्वेशंस मतलब एम्पायरिकल इन द सेंस कि यूजुअली जो है लॉजिक पे ध्यान ना देके आपने अपनी ऑब्जर्वेशंस को ध्यान दिया है। कि कोई एक्सपेरिमेंट किया तो क्या पता चला, बस एक एक्सपेरिमेंट कर दिया, उससे जो रिजल्ट आया उसको आपने मान लिया, लॉजिकली नहीं सोचा। जैसे हो सकता है ना आप लॉजिकली सोचो, अगर कि लॉजिकली सोचो कि वर्किंग कंडीशंस का इम्पैक्ट होता है पॉजिटिव या नहीं, तो लॉजिकली यही बोलोगे हाँ वर्किंग कंडीशंस अगर अच्छी होंगी तो बेटर काम होगा।
तो लॉजिक ये बोलता है, लेकिन आपने एक ऑब्जर्वेशन करी ग्रुप ऑफ पीपल के अंडर और उसमें वो ऐसा ऑब्जर्वेशन निकल आया कि उन पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ा, तो आपने एक पूरा वही निकाल दिया कि हाँ नहीं पड़ता ही नहीं है इम्पैक्ट। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपकी जो कंक्लूजन्स हैं वो अगेन जैसे इन्होंने बोला एम्पायरिकल ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड हैं, यानी कि ऑब्जर्वेशन पे ध्यान दिया है, लॉजिकल नहीं है। ऑब्जर्वेशंस बोल लो, एक्सपेरिमेंट्स बोल लो, जो भी एक्सपीरियंस जो भी आपने किया यहाँ पे, इसलिए इसको बोलते हैं रेडिकल एम्पेरिसिज्म। रेडिकल एम्पेरिसिज्म तब होता है जब आप कोई भी चीज़ लॉजिक साइड में रख के सिर्फ जो डेटा बता रहा है, या जो आपका एक एक्सपेरिमेंट है, या जो एक्सपीरियंस आप कर रहा है उस पर बस ध्यान दिया, लॉजिक को साइड में रख दिया, तो वहाँ पे रेडिकल एम्पिरिसिज्म बोलते हैं उसको। तो ये क्रिटिसिज्म इसका यही है, क्लिनिकल बायस यानी ओवर स्ट्रेस्ड एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन, सो हिज वर्क इज कॉल्ड रेडिकल एम्पिरिसिज्म। ठीक है, देखो वाइडर सोशल कॉन्टेक्स्ट ओवरलुक कर दिया है। देखो वाइडर सोशल सिचुएशन यानी टोटल सोशल सिचुएशन की, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन क्या है। हमने जैसे इनफॉर्मल ग्रुप की तो चलो बात कर दी कि सोशल ग्रुप है, बट मैनेजमेंट और वर्कर भी कई बार एक ग्रुप में होते हैं, या वो भी अच्छे दोस्त हो सकते हैं, या हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन में सब डिपार्टमेंट्स वाले एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। टोटल सोशल सोशल सिचुएशन पे उसमें नहीं उसने कोई ऑब्जर्वेशन बनाई, तो उस वो चीज़ कैसे इम्पैक्ट करती है वर्क बिहेवियर पे, वो चीज़ यहाँ पे नहीं दिखाई गई। डिस्काउंटेड थ्योरी यानी कि अगेन डिस्काउंटेड थ्योरी यानी थ्योरी को डिस्काउंट कर दिया। थ्योरी साइड में रख के आपने अपना प्रैक्टिकल जो ऑब्जर्वेशन किया वो ध्यान पे रख दिया, यानी प्रैक्टिकल इन द सेंस जो आपका एक्सपेरिमेंट है, तो उस एक्सपेरिमेंट में जो आपके फैक्ट्स आए, जो आपके ऑब्जर्वेशंस आई, वो ध्यान दे दिया। जैसे यहाँ लिखा भी है ओवर एम्फेसाइज्ड ऑब्जर्वेशंस एंड फैक्ट्स, इस पे ध्यान दिया। अंडर एस्टिमेटेड थ्योरी फ्रेमवर्क, थ्योरी पे कम ध्यान देके प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट पे ज़्यादा ध्यान दे दिया। देन अनसाइंटिफिक, अगेन नो सिस्टमैटिक बेसिस इन चॉइस ऑफ वर्क वर्कर एंड एनवायरनमेंट, कोई सिस्टमैटिक बेसिस नहीं था। अगेन बस एक एक्सपेरिमेंट आपने कर दिया किसी पर्टिकुलर मान लो 100 वर्कर्स पे, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका कंक्लूजन आया वो आपने कंक्लूजन बना दिया, जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो एक्चुअल सही चीज़ हो। देन डाउटफुल वैलिडिटी, डाउटफुल वैलिडिटी का मतलब कि जो आपने पूरा कंक्लूजन निकाल दिया, आपने उसको सीधा जनरलाइज बोल दिया कि हाँ वर्किंग कंडीशंस का मेरे वर्कर पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा तो किसी के भी वर्कर पे नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है। हो सकता है आपके वर्कर्स ऐसे थे जिनको वर्किंग कंडीशन से इम्पैक्ट ना पड़ा हो, कोई और जगह हो सकता है वर्किंग कंडीशन से इम्पैक्ट पड़ जाए। तो आप यू कैन नॉट जनरलाइज द कंक्लूजन्स। स्मॉल ग्रुप्स रिएक्शन नॉट सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन, आपका जो स्मॉल ग्रुप का रिएक्शन रहा आपके एक्सपेरिमेंट में, ज़रूरी नहीं है कि वो एक रिप्रेजेंट कर ले दुनिया के ही सारे वर्कर्स को, है ना। दुनिया के सारे वर्कर अलग रिएक्ट कर सकते हैं, आपके वर्कर अलग रिएक्ट कर सकते हैं। ट्रू बट इरेलीवेंट, अगेन जो आपने एक्सपेरिमेंट किया वो उसमें ये बता दिया कि चलो ठीक है वर्कर का सोशल साइकोलॉजिकल नीड और ये सब वो सब, बट हम ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, हमारा मकसद वर्कर का ध्यान देना नहीं है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यू कैन नॉट ऑलवेज जस्ट थिंक अबाउट, ये ऐसा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है मुझ पे मत बोलना, बट हाँ इन्होंने ये बोला है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई बिजनेस है, वो प्रॉफिट कमाने आया है, वो बिजनेस चलाने आया है, वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने आया है, वो वर्कर को खुश रखने नहीं आया है। तो देखो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू मेक प्रॉफिट, नॉट टू कीप वर्कर्स हैप्पी, सीधी बात। टू ऑब्वियस, टू ऑब्वियस, इसमें ये लिखा है कि भैया आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया कि चलो लाइट का कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इनफॉर्मल ग्रुप में ऐसा होता है, वर्किंग कंडीशन से ज़्यादा उसको इमोशंस को ध्यान देना है, ये वो, ये कुछ बहुत नया नहीं बताया आपने। मतलब ये सबको पता है कि हाँ इमोशंस पे उनके बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, कि उनका इमोशंस पे ध्यान रखना ज़रूरी है, इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं, लाइट का कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ये सब ऑब्वियस चीज़ें हैं। तो देखो नथिंग न्यू लॉन लॉन्ग अगो डजंट डिजर्व द क्रेडिट, की फालतू का क्रेडिट दे रखा है। ये वैसे माया की जो इन्होंने माया बनाई है ना, वो सीधा बोल दे कि ही डजंट डिजर्व द क्रेडिट, क्योंकि उसने बस अपना एक्सपेरिमेंट करके बहुत ऑब्वियस सी बातें प्रूव करके बोल दी कि हाँ मेरी थ्योरी है। नो मेंशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, अगेन हमने ये बात कर ली उनका इनफॉर्मल ग्रुप है, ये है वो है, लाइट का इम्पैक्ट उनकी सोशो साइकोलॉजिकल नीड, बट ट्रेड यूनियन की बात नहीं की, जो कि बहुत ज़रूरी रहती है, क्योंकि वो जो है ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू अ ग्रुप। अगर कोई ट्रेड यूनियन बन रहा है वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है उसके बारे में बात नहीं हुई है। उसके अलावा एक चीज़ देखो, अभी नेगेटिव तो बता दिया, लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ क्या है। डिस्पाइट द क्रिटिसिज्म, हॉथॉर्न स्टडीज आर रिगार्डेड एज milestone and turning point in the history of man at work and in the development of management thought. These challenged some of the basic postulates of classical approach and focused the attention on the human element.
ये तो मैंने पहले ही बताया कि क्लासिकल अप्रोच ह्यूमन एलिमेंट को इग्नोर कर रखा था उसने, सिर्फ प्रिंसिपल्स ऐसे करो वैसे करो, काम निकलवाओ, वर्कर को सिर्फ एक काम का जरिया बना रखा था। तो उसमें एक बहुत बड़ा एक चेंज जो लाया था वो यही न्यू क्लासिकल में हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स था कि ह्यूमन एलिमेंट भी एक चीज़ है, ह्यूमन इमोशंस को ध्यान देना है। तो जो बेसिक पोस्टुलेट्स वो बोल रहे हैं कि क्लासिकल अप्रोच ने जो चीज़ें बोली उसके एकदम चीज़ों को चैलेंज कर दिया था किसने, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स ने। ठीक है, तो ये आपका हो गया हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट।